श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, चित्त के अंदर स्फूर्ति लेने वाला, चित्त को शांति देने वाला, मानसिक शांति देने वाला और इंद्रिय सुख देने वाला और हमें वीतरागता की ओर ले जाने वाला, मुक्ति की ओर ले जाने वाला, जीवन का अच्छा उपयोग करने के सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं और हर विषय में व्यक्ति का जीवन का कैसे अच्छा उपयोग हो, व्यक्ति के नकारात्मक भाव बदल करके सकारात्मक भाव कैसे बने, व्यक्ति के जो मन के विचार है उसके कैसे शुद्धि हो, मन के भाव कैसे शुद्ध हो, इन जीवनोपयोगी बातों को लेकर के पुनरुत्थान कार्यक्रम बताया गया कि पुनरुत्थान कार्यक्रम का अर्थ ही होता है अवनति से उन्नति की ओर जाना, नकारात्मक भावों से सकारात्मकता की ओर जाना और इंसानियत के गुण पैदा करने वाला। हमारे जो भारतीय संस्कृति के मूल्य गिर गए, उन मूल्यों की प्रतिष्ठा करने के लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में आज का जो हमारा एक विषय है वो बहुत ही हमारा एक सामाजिकता से जुड़ा हुआ विषय है। आज का एक ऐसा सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जिसके अंदर की कंपैरेटिव स्टडी की गई है। आज का हमारा विषय है गांव और शहरों का अंतर। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत में 60 लाख से 6 लाख से अधिक गांव भारतवर्ष के अंदर हैं और ज़्यादातर बस्ती जो है गांवों के अंदर बसती है। हम कुछ कम से कम 500,000 साल पीछे जाएं तो हमारे शहर नहीं हुआ करते थे, केवल गांव ही हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास में इस विज्ञान के इतने बड़े साधन नहीं थे। हमें खेती बाड़ी, पशुपालन और बार्टर सिस्टम था। जो खेती बाड़ी करने वाला था, पशुपालन करने वाला था, वो अपने खेत के अंदर अपने फार्म हाउस में रह करके वहीं खेती करता और उसके पास में धीरे धीरे जब लोग इस तरीके से गांव में रहने लगे तो वे गांव बन गए। गांव में हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं, बिजली, पानी, सड़क, बच्चों की स्कूल, चिकित्सालय वगैरह बने। तो इस तरीके से प्रारंभ जो हमारे देश का हुआ ये गाँवों से हुआ। इसीलिए कहा गया है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और 80% जनता गांवों में रहती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन धीरे धीरे कुछ हमारे जो कहना चाहिए कि पॉलिटिकल डिसीजंस गलत हुए, उस कारण से शहरों की उत्पत्ति हुई। शहरों की उत्पत्ति का कारण ये हुआ कि रोजगार के जो साधन गांवों के अंदर थे, हमारे जो पैतृक बिजनेस गांवों के अंदर थे, वो धीरे धीरे बंद हो गए। जब हमारा देश की आज़ादी के बाद के 70 सालों का हम ब्यौरा देखें तो महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के बाद के अंदर ये कहा कि अब हम किस तरीके से खुद का जीवन जिए, कि हम आज़ाद तो हो गए, स्वराज्य कैसे प्राप्त हो। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति सबसे पहले मजबूत होनी चाहिए, तभी व्यक्ति नैतिक होगा। एक भूखा व्यक्ति कभी भी नैतिक नहीं हो सकता है। भूखे भजन होए गोपाला, लो तेरी कंठी, लो तेरी माला। भूखा व्यक्ति तो भजन भी नहीं कर सकता है। और अगर सही देखा जाए तो सारी हिंसा होती है रोटी के लिए होता है, क्योंकि पेट पापी होता है। पेट की भूख ऐसी होती है कि वो बहुत कुछ करने को मजबूर कर लेती है। और हम देखें कि आजकल जितने अपराध हो रहे हैं, जितने आतंकवाद की घटनाएं हो रही है और जितने ये हमारे घरेलू हिंसाएं हो रही है, सामाजिक हिंसाएं हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो अगर देखा जाए तो वो रोटी है। सबसे कारण देखा जाए तो रोजगार की कमी है, बेरोजगारी कमी है। इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई डिफॉल्ट किसी का है तो इस सरकार का डिफॉल्ट है। महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर सुंदर सिस्टम गांवों के अंदर लागू किए थे। सहकारिता का सिस्टम लागू किया, सहकारी समितियों का कॉन्सेप्ट आया और हमारे यहाँ पूरी ये गवर्नेंस में सहकारी समितियों की जो है एक पूरा डिपार्टमेंट बना। अलग अलग सोसाइटी देते, दूध डेयरी सहकारी संस्था और जूते गांठने की सहकारी संस्था और अनाज बेचने की सहकारी संस्था, घी बेचने की सहकारी संस्था, सब्जी बेचने की सहकारी समिति। उससे क्या होता था,
उस सहकारी समिति के अंदर सभी जितने जितने सदस्य होते थे उसके, वो सारे जो है उसके पार्टनर्स हुआ करते थे, उसके जो है वो कहना चाहिए उसके हिस्सेदार हुआ करते थे। चाहे मुनाफा है, चाहे नफा है, चाहे मुनाफा है, उसके अंदर सारे भागीदार होते थे और जो है वो नुकसान का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर सबके बीच मिलकर के करते थे तो नुकसान होता ही नहीं था। और ये फॉर्मूला जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर लागू किया, हमारे बड़े बड़े सेठ जैसे टाटा है, बिरला है, डालमिया है, इन लोगों ने देखा कि हमारे मजदूरों को बराबर जो है मजदूरी मिलनी चाहिए और उनको भागीदार के रूप में मानना चाहिए। वो फैक्ट्री हमेशा सफल हुई, कभी बंद हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो मिल मालिक है अगर वह सोचे कि मुझे लखपति नहीं होना है, मुझे तो सभी भाइयों के साथ में रह करके और मुझे एक परोपकार करना है, अगर परोपकार की भावना से वो फैक्ट्री लगाता है तो निश्चित सफल होती है। इसके उदाहरण हमारे टाटा और बिरला है। टाटा जी देखिए कि टाटा जी ने जितने भी अपने कारखाने लगाए हैं वो आज तक चल रहे हैं। रतन जी टाटा के कितने बड़े बड़े कोटेशन, अनमोल वचन आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर संग्रह करने की वृत्ति नहीं है। और घनश्याम दास बिरला ने अपने पुत्र जो है वो बसंत कुमार को पत्र लिखा जाने से पहले, बहुत बड़ा उपयोगी पत्र है। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहकर कि यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, क्योंकि ये गांव और शहर का जो मुख्य अंतर क्यों आया, क्योंकि ये सहकारिता का फॉर्मूला समाप्त हुआ और जिस किसी ने भी सहकारिता का फॉर्मूले को लागू किया वो आज तक सफल चल रहा है। कि घनश्याम दास जी बिरला ने अपने पुत्र जो है वो बसंत कुमार को पत्र लिखा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम एक जो है वो बहुत ही कुबेर घर के अंदर तुमने जन्म लिया है, लेकिन ये मानकर चलना ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, ये संपत्ति पूरे पब्लिक की है, इस संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना। और तुम्हारी अगर संतान कोई कपूत निकल जाए और इसको जो है वो संपत्ति को जो है दुरुपयोग करे, उसको एक देला भी मत देना। और तुम जो है परोपकार के कार्य करना, इंद्रिय संयम करना, प्रभु भक्ति करना और कभी भी धन के प्रति आसक्ति नहीं रखना कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, मेरे बड़ी बड़ी कोठियां हो और मैं जो है वो बैंकों के अंदर कुबेरपति बनूं। वो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। बिरला जी ने कितने बिरला मंदिर, कितनी धर्मशालाएं, कितनी गौशालाएं, कितनी बात करें। उनका कॉन्सेप्ट क्या था? यही कॉन्सेप्ट टाटा जी का। बड़े बड़े हॉस्पिटल है टाटा के, बड़े बड़े कॉलेज है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मैं कहना चाहता भाई और बहनों, ये क्यों हुआ? ये सहकारिता के कारण हुआ। गांवों में जब सहकारी चलती थी बड़े खुशहाल थे, क्योंकि व्यक्ति को आखिर क्या चाहिए? व्यक्ति को मानसिक शांति चाहिए, व्यक्ति को आनंद चाहिए। और केवल बड़ी बड़ी कोठी में रहने से, केवल एसी में रहने से, बड़ा बड़ा बैलेंस बनाकर 1 करोड़ की जो है गाड़ी के अंदर एसी में रहने से आदमी सुखी नहीं हो सकता है। सुखी रहने के लिए उसको मानसिक शांति चाहिए और मानसिक शांति प्रकृति का नियम है। कब आएगी? उसकी आवश्यकताओं की बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, उसके विचार उच्च हो जाने चाहिए कि जो कुछ भी मुझे अपने पुण्य से मिला है, मुझे सौभाग्य से मिला है, उसको मैं बांटूं, उसका संग्रह नहीं करूं। व्यक्ति ज्यों-ज्यों संग्रह करने लग जाता है त्यों-त्यों छोटा हो जाता है, त्यों-त्यों मीन मेंटेलिटी का हो जाता है। और जो बांटता है त्यों-त्यों वो बढ़ता जाता है सरस्वती के भंडार की। और बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे ज्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जात। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, आपके बात बहुत अनुभव है, तो सरस्वती माँ क्या कह रही है? उसको खूब बांटो। लक्ष्मी माँ भी यही कह रही है। लक्ष्मी पुत्रों को लक्ष्मी माँ कहती है कि तुम्हें एक व्यक्ति को तुम्हारा भाग्य अच्छा हो मिला हुआ, लेकिन तुम अकेले मत खाओ, अपने लाखों करोड़ों भाइयों को बांटो। तो भाई और बहनों, दर्शक, ये गांव का जीवन था। कितना प्रेम था, कितना आनंद था। किसी घर के अंदर कोई तकलीफ होती थी, पूरा गांव उमड़ जाता था। वो समझता था कि ये मेरा बेटा है, जो गया है मेरा पिता गया है, जो गया है मेरा दादा गया है। इतना दुख सबको महसूस होता था और उसके दुख को दूर करने के लिए लोग आते थे। और देखिए कितना सुंदर सिस्टम था।
मैं आपको बहुत पहले ले जाता हूं गांव की तरफ, फिर शहरों की तरफ आऊंगा कि गांव के अंदर देखिए, मैंने भी अपने बचपन में देखा, आपने भी बचपन में देखा था कि मेरी माँ जो है वो अपने जो है उसके कपड़े के अंदर जो है अनाज लेकर के जाती थी और मालन के पास जाकर के वो सब्जी ले आती थी। बार्टर सिस्टम था, ऐसा सब कुछ चलता था कि व्यक्ति के पास फसल है तो फसल को बेच करके और जो अपने घर की उपयोगिता की चीज वो खरीद लेता था। पैसे की जरूरत नहीं थी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी, कोई लालच नहीं था, कोई बैंक बैलेंस या फालतू। व्यक्ति नेचुरल था, व्यक्ति को दिखाने की जरूरत नहीं था, भोजन अच्छा से अच्छा करते थे, घी पीते थे लोग। और देखिए उसके बाद के अंदर ये गांवों की व्यवस्था थी। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ये गांव के टूटने का सबसे बड़ा जो कारण है उसके लिए सरकार जिम्मेवारी है। सरकार ने वहाँ के जितने भी कुटीर उद्योग थे, घर घर के अंदर देखिए, किसी गांव के अंदर कोई रॉ मटेरियल होता था, उस रॉ मटेरियल जैसे मान लो मिट्टी है किसी गांव के अंदर, बहुत बड़ा तालाब है तो वहाँ पर उसकी मिट्टी की बड़ी बड़ी ईंटें बनती थी। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ईंटों के भट्टे वहाँ पर है, जहाँ से तालाब में चिकनी मिट्टी है, वहां घड़े बनते थे, मटकियां बनती थी। आज तो देखने को नहीं मिलती, लोग उपयोग ही नहीं करते। आज तो सीधा फ्रीज में, आजकल प्रकृति एक कंगाल रूप में मनुष्य बन गया है। ये बिल्कुल अप्राकृतिक चीज है। हर चीज, खाना पीना, रहन सहन, ऊट विचार सोच सब अप्रकृति, कोई प्रकृति के अनुकूल नहीं। इसी कारण प्रकृति हमें दंड दे रही है और कितनी कितनी बीमारियां हो रही है। देखिए स्वाइन फ्लू, हर व्यक्ति को अपना मुंह बांध के चलता है। स्वाइन फ्लू, डर रहा है व्यक्ति, और कि पता नहीं कब हम प्रकोप की चोट के अंदर आ जाएं। भयावह स्थिति हो गई है। तो इस शहरों को जन्म देना ये सरकार का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। सरकार ने ये क्या किया, अपना गांवों के अंदर रोजगार पैदा नहीं किए। रोजगार चल रहे थे उनको बंद कर दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग को बंद किया और मल्टीनेशनल के कंपनी को जो उन्होंने आमंत्रण दे दिया, जो मास प्रोडक्शन करती है। अब देखिए शहर के अंदर मास प्रोडक्शन की फैक्ट्री लगी हुई है, वही चीजें गांव में बिकने को आती, वो सस्ती मिलेगी। तो गांव की चीज को कौन खरीदेगा? आज खादी को कोई खरीदता क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें जो है वो मास प्रोडक्शन से आ रही है। तो क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ कि जहां जहां पर बड़े रोजगार के साधन शहरों के अंदर खड़े होने लगे, वहां भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटते जुटते दिल्ली जो है 1.5 करोड़ की जनसंख्या का देश बन गया। और आज तो 1 करोड़ के आसपास बड़े बड़े जो सिटी है, 1 करोड़ की जनसंख्या के आसपास जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। 50 लाख से ऊपर तो बहुत से हमारे जो बड़े शहर हैं जो 50 लाख से ऊपर है, और वो सब नारकीय जीवन बन गया है। दिल्ली का जीवन देखिए आप, शहरों का जीवन, मात्र एक जो है व्यक्ति धन कमाने के लिए वहां जाता है और वहां पर शिक्षा की वगैरह सब मेडिकल की सुविधा हुई, मैं मानता हूं, लेकिन वो सुविधा, मेडिकल की सुविधा, जब आदमी गांव में बीमार ही नहीं पड़ता था और नेचुरोपैथी से आयुर्वेद से, सिद्धा से और इन चीजों से काम चला लेता था, यूनानी से, तो उनको कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी। लेकिन शहर में जाकर के ये हॉस्पिटल वगैरह, इसका उद्गम स्थल देखो किस लिए बना है कि व्यक्ति आलसी हो गया, व्यक्ति आराम तलब हो गया, व्यक्ति अप्राकृतिक हो गया, प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता। प्रकृति माँ ये कहती है, नेचर ये कहती है, कॉस्मोस ये कहता है कि मैंने तुम्हें जन्म देने के साथ में 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैंने जन्म दिया है, और जन्म के साथ साथ में तुम्हारे शरीर में मैंने एक ऐसा यूनि बिल्ट सिस्टम लगा दिया है जिसको कि इम्यून सिस्टम कहते हैं, प्रतिरोधात्मक शक्ति है। तुम्हारे भीतर ऐसे सोल्जर्स मैंने पैदा कर दिया, तुम्हारे कोई भी कीटाणु आएंगे उनको मारेगा, वो टी शेल्स कहलाती है। वो प्रकृति ने हमें टी शेल्स दी जो कि हम उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। व्यक्ति 100 साल जीता था, 125 साल जीता था, क्योंकि वो प्रतिरोधात्मक शक्ति, उस शक्ति को हमने हाई कैप्सूल्स लेकर के, हाई एंटीबायोटिक लेकर के और अप्राकृतिक जीवन जी करके, हमने फ्रीज का पानी पी करके और एसी के अंदर रह करके और परिश्रम नहीं करके एक जगह आराम की जिंदगी जी करके, चलना नहीं फिरना नहीं, एक जगह बैठे बैठे खाते रहो पीते रहो, तो हमें उस बीमारियों को जो हमने इन्वाइट किया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमारे बड़े बड़े शहर नारकीय जीवन कगार पर आ गए हैं। सिर्फ एक
रोजगार का साधन अवश्य है, इस कारण वो लोग वहीं बसते जा रहे हैं। और वहां पे दिल्ली की आप हालत देखिए कि दिल्ली की हालत ऐसी है कि व्यक्ति सांस नहीं ले सकता। व्यक्ति की जेब में पैसा है लेकिन भीड़ इतनी है कि खाने को भोजन के लिए जाता है तो कह रहे साहब समाप्त हो गया। गर्मी के दिनों में, मई जून के दिनों में व्यक्ति पानी को तरसता है, बोतल के 20 रुपए 30 रुपए तक हो जाते, बोतल ढूंढता मिलती नहीं है। अरे भाई कोई बात नहीं, तुम ठंडी नहीं है तो गर्म दे दो, भाई साहब है ही नहीं है। क्योंकि इसका कारण यह है कि वहां भीड़ ज्यादा है, खपत ज्यादा है, उतनी सप्लाई नहीं हो रही है। तो कितना बड़ा, और इसका आप एक विपरीत जो है असर देखिए, गांव खाली हो गए, गांव उजड़ हो गए, गांव के अंदर चोरियां हो रही है, गांव के अंदर वही लोग बैठे हैं जो बेचारे अपाहिज हैं, बुजुर्ग माता पिता है जिनको कि शहर का वो वातावरण अच्छा नहीं लगता, वहां की हथाई यानी वहां की बातचीत करने का तौर तरीका, जो पुराना जीवन उन्होंने गांव के अंदर रियल जीवन जिया है, वो जब शहर के अंदर जाते हैं तो वहां पे उसको ये नकली जीवन जब मिलता है, कोई किसी से बात नहीं करता, घर के अंदर 24 घंटे बंद रहते हैं, चलने फिरने के लिए जगह नहीं है, चलने फिरने कहाँ जावे, बाहर की हवा शुद्ध नहीं है और बाहर इतनी भीड़ है कि बुजुर्ग व्यक्ति को कोई कुछ कुचल देवे। इस कारण से आज गांवों के अंदर सिर्फ जितने भी 10% घर खुले, आप किसी भी गांव में जाकर के देखिए, वहां पर बुजुर्ग लोग हैं, कोई बेचारी विधवा है या कोई इस तरीके के है जो कि अशक्त है, वो लोग बैठे हैं। और सारे युवा लोग हैं, सब जो शहरों में रहते हैं, उन माँ बाप की और उन बेचारे जो जिनकी कोई सहार संभाल करने वाला नहीं है गांवों के अंदर, ऐसी स्थिति जो पैदा हो गई है। सरकार अगर पुनः नहीं सोचेगी तो प्रकृति माँ सोचेगी, और प्रकृति माँ ने तो परिणाम देना चालू कर दिया है। प्रकृति कह रही है तुम गांवों की तरफ विस्थापित हो, तुम्हारा गांव के अंदर घर पड़ा है। देखिए कि जो यहाँ के राजस्थान के लोग हम हैं, राजस्थान के लोग दूसरे स्टेट के अंदर है, तो वहां उन लोगों ने जो है उनको वहां से विस्थापित करना चालू कर दिया। थोड़े समय में अल्फा ग्रुप ने देखी आसाम के अंदर मारवाड़ियों को मारा कूटा और उनके साथ में बड़ी बड़ी फिरौती मांगी, उनकी कई हत्याएं हुई। उसका कारण क्या था कि तुम हमारा देश छोड़ के अपने देश में जाओ। और इस तरीके से आज मां ये करा रही है कि तुम अपने घर को लौटो, तुम अपने गांव को लौटो। गांव के अंदर रियल जीवन है, गांव के अंदर खुली प्रकृति है, खुली हवा है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो हमारे मूल तत्व है वो शुद्ध अवस्था के अंदर गांव के अंदर आज भी मिलते हैं। और गांव के अंदर अपनी अपनायत, अपना भलापन, अपना प्रेम। और देखिए कितनी आज हमारी वेस्टर्न कल्चर जितनी शहरों के अंदर बिगड़ी है, गांव अभी तक सुरक्षित है। शहरों के अंदर रात को बाहर के अंदर लोग 12-12 2-2 4 कितने अनर्गल कार्य करते हैं, कितने अनैतिक कार्य करते हैं, कितना खाना पीना, वेश्यावृत्ति, ये वो दुनिया भर की कितनी बुराइयां वो शहरों में होती है। गांवों में ये संभव नहीं है। अगर चोरी छुपके गांव के किसी किनारे वेश्यावृत्ति करा चलती होती है ऐसी गांवों में, वो मैं नहीं कहता, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन गांव के अंदर व्यक्ति पर अंकुश रहता है, उसको बड़ों का अंकुश रहता है, समाज का अंकुश है। शहरों पर किसी कोई अंकुश नहीं। आज हम जितनी हमारा बुरा हुआ है, हमारी जो संतान है, छोटे बच्चे हैं, युवा लोग हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो भटक गए हैं। आज वो हमारे हाथ में नहीं रहे। आज मैं स्वयं भी कहता हूं, मैं एक दादा हूं, मेरे पोते को जो है शिक्षा देना चाहता हूं, वो ले नहीं रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उसको बताना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति थी कि सुबह उठ के सबसे पहले बड़ों को प्रणाम करो, प्रभु की भक्ति करो, उसके बाद ही हमको माँ मेरी नाश्ता दिया करती थी, तुम भी वैसा किया करो। तो लेकिन उसको जो है शरण मिल जाती है, पक्ष मिल जाता है उसकी माँ का। इस तरह से आज की बुजुर्ग की घर के अंदर ऐसी अवस्था है कि वह अगर ज्यादा बोलता है तो वही सबसे बड़ा दोषी गिना जाता है। क्योंकि ये फेर किसका है? ये हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हर व्यक्ति के अंदर ये सुख पैदा कर दिया है, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आज इतना एक्सेसनेस जो है हमारे परिवार के अंदर हो गया है। हमारा टीवी के सीरियल को देखिए, हमारे मोबाइल को देखिए, जो युवा वर्ग है उस मोबाइल में अच्छी अच्छी बातें आती, टीवी में अच्छी अच्छी बातें आती। धार्मिक चैनल बहुत है, 50% टीवी वालों की गलती नहीं है। धार्मिक चैनल कोई बच्चा सुनता नहीं,
कोई बच्चा खोलता नहीं। और आप जो देखिए, आपके मोबाइल को देखिए, मोबाइल ऐप में अच्छी बात वो ग्रहण नहीं करना चाहता। ये दोष किसका है? ये दोष हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है। और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन आई कहां से? ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ज्यादा शहरों से आई, शहरों में लागू होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सरकार को वापस ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जो इतना गैप बढ़ गया है गांव और शहरों का, उस गैप को हमें पाटना पड़ेगा। और हर व्यक्ति जो शहर में आया है उसका कहीं न कहीं गांव में आज भी पैतृक मकान है, और वो गांव में जिंदगी जी के आया और शहर में मजबूरी के कारण आया है, नौकरी करने के लिए आया है, रोजगार करने के लिए आया है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आया है। ये बात सही है, अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था शहरों में है, गांवों में नहीं है। अच्छे हॉस्पिटल शहरों में है, और नेचुरल हो गई क्योंकि सरकार भी एम्स कहां बनाएगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, और आपको खूब खूब धन्यवाद देते हैं कि पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप लगातार देख रहे हो। और चैनल 24 के पास के अंदर फीडबैक आ रहा है, गांव के अंदर चर्चा है, टॉक ऑफ द टाउन है, शहर के अंदर ये चर्चा है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, हर वर्ग के लोगों को शिक्षा की बातें बताई जाती है, शोधपरक बातें बनाई जाती है और अनुभव जन्य बातें बनाई। पुनरुत्थान कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि अनुभव जन्य बातें बताई जाती है। इसके अंदर जीवन का अच्छा निर्माण कैसे हो, हमारे नकारात्मक सोच हटके सकारात्मक सोच कैसे आवे। ना हम मंत्र की बात करते हैं, ना तंत्र की बात करते हैं, ना किसी धर्म की बात करते हैं, ना किसी गुरु की बात करते हैं, ना कोई चेले की बात कर। हम तो मात्र ये करते हैं कि एक अच्छा इंसान बने, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, मंगल भावना।